Mic testing, mic testing. I think everything is looking good. So, hello internet. I think I am back और हम आज फिर बात करेंगे about investments. So, last time मैंने कुछ stocks की बात की थी and this time again I'm back with more stocks. काफ़ी सारे लोग हैं जो इस समय मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव व्यू रखते हैं. FYI इसकी सेलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली लोग बिकवाली कर रहे हैं, मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर जा रहे हैं और रिसेशन का खतरा है, डिप्रेशन का खतरा है. बैंक निफ्टी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है. अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं लोगों के पास जो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं. अब तो डायरेक्ट स्टॉक्स तो काफ़ी और ज़्यादा रिस्की मामला हो जाएगा. लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही. जब कोविड आया था तब भी बोला था, जब दूसरी तीसरी साढ़े तीसरी वेव तक आ गए थे हम, तब भी लोगों के कुछ ऐसे ही ओपिनियंस थे. फिर जब FII ने सेलिंग स्टार्ट करी, लास्ट ईयर भी कर रहे थे, इस साल तो करी ही है, तब भी लोगों को ऐसे ही लग रहा था. लेकिन मेरा क्या है ना, बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दैट ऑल्सो एन एग्रेसिव वन, दैट ऑल्सो इन डायरेक्ट एक्विटी. मेरा काम अपॉर्चुनिटी देखना है, स्पेकुलेशन करना नहीं. और बाय गॉड्स ग्रेस अगर मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आता ही है, तो अब मैं क्या न्यूज़ पे क्या रिएक्ट करूं. मैं तो यही कहूँगा दैट इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी यू शुड जस्ट डाइव इन एंड वी शुड नॉट बी लुकिंग इनटू दीज थिंग्स. हाँ, अगर किसी को फिर भी ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आई वुड से वी शुड रिलाई ऑन आवर इमरजेंसी फंड. आप डेट में एलोकेशन ले सकते हो. फिर भी किसी को ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो बैंक में RD, FD, फ्लेक्सी RD, PPF, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सुख समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम जैसे एसेट्स तो हैं ही, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, गोल्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट ये तो आग का दरिया है और डूब के तो जाना ही है. लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ जाओगे डूब के, वो नाम मैं बता देता हूँ. मैं कहाँ डूब के जा रहा हूँ वो नाम मैं बता देता हूँ. सो अगेन दिस डिस्क्लेमर, जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा दैट्स व्हाट आई एम बाइंग, और जो मैं लॉजिक बताऊंगा बाय करने का वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो फैक्चुअल है. दिस इज़ द प्रेजेंटेशन दैट आई हैव क्रिएटेड, सो आई कम्प्लीटली ओन द कंटेंट. और ये किसी भी तरीके की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है. क्या क्या इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, कैसे कैसे मैं क्या क्या कौन सा इंडिकेटर करता है और मैं किस तरीके की एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी में स्टॉक पिकिंग की, वो तो मैं लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ. तो मैं वो रिपीट ना करते हुए 10 मिनट बचा दूंगा इस बार. क्राइटेरिया जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. डाउन ट्रेंड, सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, मतलब वो नीचे गिर रहा है. ज़ीरो हो जाएगा नहीं पता, लेकिन हाँ 30-35% गिर चुका है, शायद 40-50% गिर जाए, शायद 25% 20% ही गिरा हो, बट आई एम सेइंग रफली अराउंड 30% का करेक्शन हो चुका है. और अभी भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा लग रहा है कि डाउन मूवमेंट जाने वाला है. फंडामेंटली साउंड होना चाहिए, गवर्नेंस के इशू नहीं होने चाहिए, स्टूपिड वैल्यूएशन नहीं होने चाहिए, 200 डेमा 50 डेमा ब्रीच कर चुका होना चाहिए. RSI MFI भी देखता हूँ मैं, मनी फ्लो इंडेक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देखता हूँ, लेकिन उतना बायस नहीं है मेरा उन इंडिकेटर्स के ऊपर. सॉर्ट ऑफ अगर मेरे को DMAs ब्रीच होते दिखते हैं, थोड़ा सा भी RSI रीजनेबल लगता है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इतना तो है जो लिखा है, थोड़ा है जो दिखाऊंगा. एनालिसिस तो बहुत किया है, फंडामेंटल दिखाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें तो एक ही स्टॉक के बारे में बात करता चला जाऊंगा एक वीडियो में. टेक्निकल का क्या होता है ना, टेक्निकल देखने में तो 30 सेकंड लगते हैं. फंडामेंटल देखने में कई बार अगर खुद खरीदना हो स्टॉक तो 3 से 30 दिन भी लग सकते हैं. ठीक है, अच्छी कंपनी तो इन्फोसिस भी है तो मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है, अच्छी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है तो मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है. खैर वहाँ नहीं जाते. तो मेरे कोर पोर्टफोलियो में से इस बार कौन से स्टॉक्स हैं. नंबर 1 DMart, एवेन्यू सुपर मार्केट, राधा कृष्ण दमानी की कंपनी. बजाज फाइनेंस, इंडियाज लीडिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, NBFC. थर्ड इज टाइटन, जिसके राकेश झुनझुनवाला जी जाने जाते हैं. आज ही मैं ऐड देख रहा था कि आयुष्मान खुराना को इन्होंने लिया और एक चश्मा निकाल दिया है जिसमें MP3 प्लेयर है, कॉल्स ली जा सकती हैं, स्टेप्स की ट्रैकिंग की जा सकती है, आई एक्सरसाइजेस के लिए वो नोटिफिकेशंस भी दिखाता है. आई डोंट नो व्हाट ऑल टाइटन इज़ अप टू, बट फंडामेंटली काफ़ी अच्छा हो चुका है स्टॉक पिछले साल के मुकाबले.
ऑनरेबल मेंशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, ये दोनों बाकी स्टॉक्स के क्राइटेरिया जितने पॉइंट्स टिक नहीं कर रहे हैं, बट इतना है फिर भी कि मैं बाइंग के बारे में सोच सकूं, इसलिए मैंने ऑनरेबल मेंशंस करके एक स्लाइड इस बार ऐड करी है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में से मेरे 2 स्टॉक हैं इस बार, पहला है बर्जर पेंट्स एंड सेकंड है सेल। डिस्क्लेमर, सेल में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, गवर्नमेंट कंपनीज में या PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ ड्यू टू सम प्राइवेट रीजंस बेस्ट नोन टू माई सेल्फ। आप स्टार्ट करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट, कोशिश करूँगा इस बार आपको कंपनीज के बारे में एक एक 2 पॉइंट बताता रहूँ, ताकि किसी को नहीं पता था तो उनको थोड़ा आइडिया लगे कि मैं इन्वेस्ट जो कर रहा हूँ ये किस में कर रहा हूँ। तो एवेन्यू सुपरमार्केट, जिसको डीमार्ट भी बोला जाता है, दिल्ली NCR वाले रीजन में मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो ये ज़्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन ये जहाँ भी चलते हैं ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, अपना स्टोर खोलते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, शिद्दत के साथ, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हैं। और बिग बाज़ार तो वैसे ही मार्केट से बाहर हो चुका है, वी मार्ट इनका अच्छा कंपटीशन है, शॉपर स्टॉप है, उस फील्ड में आते हैं ये एवेन्यू सुपरमार्केट। कंज्यूमर गुड्स एंड ऑल, रिलायंस रिटेल भी इनका अच्छा कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इसको बड़ा अच्छा प्रीमियम मिलता है। इसके जो प्रमोटर है राधा किशन दमानी एंड अदर पीपल में भी, उनके पास जितना एलोकेशन हो सकता है एज़ पर द रेगुलेशन 75% आई बिलीव उतना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल शेयर नहीं छोड़ते हैं। और काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है इसमें बाकी लोगों की भी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी छोटा पोर्शन बचता है, जिसकी वजह से काफ़ी मारामारी भी हो गई थी एक बार, ये जो स्टॉक इतनी ऊपर भागा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब लार्ज कैप हो जाएगा और अचानक से अच्छे रिटर्न देने लगेगा। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी यार, हालांकि मैंने टेक्स्ट डाल दिया था वहाँ पे, ये रेड लाइन को मैंने 50 डेमा बोल दिया था, ये 200 डेमा है, ठीक है, येलो वाली 50 डेमा है। बॉलिंजर बैंड के नीचे आ चुका है, मीडियन को ब्रीच कर चुका है। बॉलिंजर बैंड जितना वाइड होता है ना, वो उतनी वॉलेटिलिटी बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा डेविएशन। तो ये इसके लोअर बैंड की तरफ आ चुका है, पिवट के नीचे आ चुका है, एक सपोर्ट को तोड़ भी चुका है, जो इसका 3360 के आसपास एक सपोर्ट था, ठीक है, लेकिन अगले सपोर्ट तक नहीं आया 3314 के आसपास, और ये अपने पिवट की तरफ ही मूव कर रहा है जो 3412 है। अभी भी उसके नीचे ही रहेगा, उसको ब्रीच करना भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 37 का RSI है नेगेटिव, MACD जा रहा है, MACD तो छोड़ दो यार, MACD मैं खुद भी नहीं देखता हूँ इतना। RSI इसका 37 है, सारे DMA ब्रीच कर चुका है, डेमा ब्रीच कर चुका है, और वॉलेटिलिटी 1.96 एज कम्पेयर टू निफ्टी। PE तो 150 160 भी रहा है, 115 पे भी मिल रहा, 115 तो सेक्टर PE है, अभी भी 150 से थोड़ा नीचे आया है इसका, ठीक है। कंपनी इज़ रियली गुड, पीपल रनिंग इट नोज हाउ टू रन बिजनेस। डिविडेंड वगैरह ज़्यादा नहीं देती है बिकॉज दे बिलीव इन री इन्वेस्टिंग इट। और अगर एक अच्छा पॉइंट है इनमें कि अगर ये मैं बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी, और इनके बारे में एक अच्छा पॉइंट है कि अगर ये कहीं ऐसा स्टोर खोल लेते हैं जिससे अच्छी सेल नहीं हो पाती है, तो उसको अपने वेयर हाउस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि रियल इस्टेट तो आपने ख़रीद ही लिया है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब रेंट देना पड़ेगा और स्टोर नहीं चल रहा है। जैसे बिग बाज़ार का देखा होगा क्या करते थे, 3-3 4-4 स्टोर खोलते थे, ई जोन और पता नहीं होम टाउन और बिग बाज़ार, फिर फैशन बाज़ार, तो बिजली का बिल आता था, AC का बिल आता था, प्रॉफिट्स उतने हो नहीं रहे थे, बिजनेस रन नहीं कर पाए, और फ्यूचर रिटेल की ऐसी की तैसी हो गई। तो डीमार्ट इज़ नॉट डूइंग दैट मिस्टेक इट सीम्स। और 36% एटलीस्ट ये डाउन है अपने 52 वीक हाई से, जो क्लोज टू 6000 था, अभी ये 3300 के आसपास है। मुझे आज भी याद है, 1 साल पहले एग्जैक्ट मेरे बर्थ मंथ में, जब मैं हमेशा अपने बर्थ मंथ में स्टॉक्स खरीदता हूँ, दैट मीन्स जुलाई में, तो लास्ट ईयर जब मेरी नज़र में था तो 3300 रुपये के आसपास था ये, जैसे कि अभी दिख रहा है, वहाँ से 2% का रिटर्न दिया है। और नहीं लिया था मैंने तब, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बट स्टिल ये डिमांड थी और काफ़ी यूफोरिया हुआ था स्टॉक का, ये काफ़ी ऊपर भी गया था, लेकिन फिर एकदम से नीचे आ गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है कंपनी, इतनी ईजीली शेयर नहीं बेचते हैं प्रमोटर, एलोकेशन ज़्यादा हो गई तो कम तो करनी पड़ेगी। अब देख रहे हो कि FII अपनी जो FII तो बिग वाली कर ही रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी
या तो सेम रखी है या बढ़ाई है। और प्रमोटर इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, कि प्रमोटर तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में शेयर ज़्यादा आ रहा है, जब भी छूटता है तो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आता है, ठीक है। 74.9 मतलब 75% का ही रेगुलेशन है, ठीक है। स्टॉक की बात करूँ 250 डे मास को ब्रीच कर चुका है। अपने मीडियन पी क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, मीडियन पी जो इसका है वो 147.6 का है और 147.1 पे ही आ चुका है। बहुत ही कम लोग हैं इंटरनेट पे जो इस समय पकड़ सकते हैं स्टॉक। पकड़ लेंगे, ले लेंगे, बताएंगे नहीं। लेकिन ये 1 जुलाई को ही आया है इसका पी इधर रेडार में आ गया भाई के, ठीक है। तो दैट्स डीमार्ट फॉर यू। सेकंड स्टॉक इस बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के बारे में बताऊं तो क्या ही बताऊं, बजाज फाइनेंस का तो अलग ही रौला है मार्केट में। वन ऑफ द लीडिंग NBFCs। इनफैक्ट मैं ये वीडियो इस समय एक गेमिंग कंप्यूटर पे बना रहा हूँ जो खुद मैंने बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करा के ख़रीदा है, ठीक है। ऑटो फाइनेंस से ये एंट्री लिए थे, अब तो बजाज फाइनेंस हर चीज़ फाइनेंस कर रहा है, लोन दे रहा है, हर चीज़। सबसे अच्छा जो इनके पास एक मोट है वो ये है कि ये डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, डिसीजन बेस्ड सिस्टम्स इनके पास है, काफ़ी ज़्यादा डेटा इनके पास है। क्या आप EMI दे पाओगे या नहीं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहिए कि नहीं, वो सारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ इनके पास ऑटोमेटेड है। सो डेटा एनालिटिक्स इज़ अ डोमेन जिसमें सॉर्ट ऑफ मैं भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसका स्कोप कैसा है। और अगर उसको आज कोई कंपनी यूज़ कर रही है एफिशिएंटली, ऐसा नहीं है कि हम उस सिस्टम पे आने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट, वो इनका मोट बन चुका है। तो आई वुड से दे आर प्रीटी गुड चांसेस दैट दे विल डू प्रीटी वेल। 50 डेमा 200 डेमा ब्रीच कर चुका है, बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे है। एक ये वाला जो सपोर्ट है ना, देखो बिल्कुल सपोर्ट पे सपोर्ट लिया इसने। इसका जो कैंडल का विक है बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा है, 5333 के आसपास। 5335 इसका लोएस्ट था और लगभग 5333 वहीं इसका सपोर्ट है। 48 की RSI पे है अभी। और पी देख लेते हैं इसका। ये उन शेयरों में से है जो 200 डेमा के नीचे मिलते ही नहीं थे। मैं इसका दिखाऊं आपको तो ये रेड लाइन है, देखो रेड लाइन को ब्रीच ही नहीं करता ये। इस टाइम थोड़ा कर रहा था नवंबर 20 में, यहाँ थोड़ा उसके पास आया था अप्रैल 21 में। यहाँ भी कोई क्लियर ब्रीच नहीं करा है, इधर करा है फिर फेब 2022 में। तो अब इस बार इस साल थोड़ा कर रहा है, अदरवाइज 200 डेमा के नीचे नहीं मिलता है, इतनी इजीली नहीं मिलता है। मिलने को तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसका 200 डेमा भी तो ऊपर जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 30% तो डाउन है ही ये भी। वो तो एक दिन में 3.96 मतलब ऑलमोस्ट 4% ऊपर आया, तब जाके 28.9% का डाउनफॉल दिख रहा है, नहीं तो 30-32% ये गिर चुका था, ठीक है। 200 डेमा यहाँ क्लियरली दिखेगा आपको, देखो यहाँ फेब 2022 में थोड़ा कट कर रहा है। ये तो कोविड के टाइम तो किया ही था, 2020 को तो छोड़ दो। ये इस समय देखो 200 डेमा के नीचे नहीं आया, ये अब 4 मार्च 2022 को आ रहा है। EPS इसका हाईएस्ट है इस मुकाबले, 53.9 का इसका मीडियन PE है, अभी 48 चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका जो इसका मीडियन है उसके बिलो मिल रहा है, अपने 200 डेमा 50 डेमा के नीचे मिल रहा है। RSI इतना अच्छा नहीं है, 48 का है। एक्यूमुलेट करने के लिए आई वुड से मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है। ये ऐसा स्टॉक है अगर ये अच्छा ही करे तो आप इसको इजीली 6, 6.5, 7, 7.5 पे भी लोगे ही लोगे। तो अभी नीचे मिल रहा है तो ये आपको इन फ्यूचर मतलब ऐसे प्राइस पे लेने से क्या होता है कि एवरेजिंग में थोड़ी हेल्प हो जाती है। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है ये आपको 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक जो मार्क्स आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। हो सकता है किसी को लगे कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम है, अरे भाई रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ, और लेकिन मैं उसमें नॉलेज में कोई कमी नहीं है। टाइटन तो जस्ट आया है 78.1
का पी है, 77 का पी इसका मीडियन है, तो इसके नीचे आई वुड से जा सकता है। और EPS इसका अब तक का हाई है, अर्निंग पर शेयर। ये जो पीछे ग्राफ दिख रहा है वो अर्निंग पर शेयर का ग्राफ है। तो फंडामेंटली अच्छा है उस हिसाब से, तो मुझे अभी भी सही लग रहा है। 2000 के आसपास का इसका बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो सब तोड़ दिया इसने। और मुझे भी नहीं पता इतने 2700 तक क्यों गया था, लेकिन गया था और वहाँ से नीचे आ चुका है 28%। सारे DMS ब्रीच कर चुका है। बॉलिंजर बैंड का जो लोअर वाला हिस्सा होता है ना, लोअर एज, उसको भी तोड़ के नीचे जा चुका है। RSI 35 आ चुका है। क्लियर इंडिकेशन है कि बाइंग जोन में ये स्टॉक है। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला के जो गुरु हैं उनकी डीमार्ट है, और राकेश झुनझुनवाला टाइटन के लिए फेमस है। फन फैक्ट। रिलायंस के बारे में तो क्या ही बताएं किसी को। ये तो ऐसा है कि आप अपनी चश्मा थामा है। रिलायंस ऐसा स्टॉक है जो मार्केट चलाता है, लेकिन कई का नहीं चलते हैं ऐसे स्टॉक। ये सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बना दिया है, बेरिश मूव में है, नीचे जाएगा मुझे लग रहा है। 37 का RSI है। सारे डेमा इसने तोड़ दिए हैं। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न है कि न्यूज़। ठीक है, बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला एज है वहाँ आ चुका है, मतलब पूरे मीडियम से लेकर लोअर एज तक इसने पूरी एक कैंडल बनाई है, और इतनी अच्छी इसमें सेलिंग आई है। 7% एक दिन ऐसे स्टॉक का गिरना। भाई निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा संभल गया बाकी स्टॉकों के मुकाबले स्टॉक्स की वजह से, वरना रिलायंस पे पूरी मार्केट संभालने और गिराने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, आई एम थिंकिंग कि थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। 2370 जैसे इसके कुछ हैं सपोर्ट्स जो काफ़ी डिसेंट हैं, तो ये यहाँ से भी आ सकता है नीचे, और 50, 70, 100 रुपये भी नीचे जा सकता है। बट क्योंकि 2400 इज़ अ डिसेंट लेवल, ये ऑनरेबल मेंशन है, ये 30% नहीं करेक्ट होगा। रिलायंस 30% गिर गया तो भाई साहब मजाक है। 15% डाउन है बस, ये ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन सारे डेमा ब्रीच कर चुका है, और पी रेशियो इसका जो है मीडियन पी के पास ये नहीं आया है। ठीक है, ये बस RSI कम हो गया है, ब्लू चिप सॉर्ट ऑफ स्टॉक है, इसलिए मैंने ऑनरेबल मेंशन में बता दिया है दैट दिस इज़ इन माय रेडार। एंड अब मैं इसमें एक्टिवली अपॉर्चुनिटी देखूंगा बाय करने की। रिलायंस के बारे में बताऊं तो बेसिकली ऑयल एंड गैस का इनका काम है, रिटेल का काम है, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का काम है, जियो टेलीकॉम का काम है। बेटी जो है इनकी, वो आई थिंक अब वो रिटेल बिजनेस संभालेंगी, ईशा अंबानी, और जो आकाश अंबानी है वो टेलीकॉम बिजनेस को संभालेंगे। आई होप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बीच में जो कलेश हुए थे वो इधर नहीं होंगे, लेकिन चेयरमैन से स्टेप डाउन हो गए मुकेश अंबानी, थोड़े यंग हैंड्स में कंपनी दे दी है। अब मुझसे तो अच्छी चला लेंगे, खैर वो मैं तो बैठ के कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो गिरावट हुई ना, ये जो रिएक्शन आया, ये इसलिए आया क्योंकि पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रायोरिटी दी जा सके। मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छे से कुछ महीनों का भी इम्पैक्ट रखेगा। ठीक है, ये ड्रामेबाजी गवर्नमेंट की चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि गिर सकता है, तो मैं इसको एक्यूमुलेट करने के लिए अब प्रिपेयर हूँ मेंटली। ठीक है, बाकी ऑयल एंड गैस में तो इससे अच्छे स्टॉक भी हैं। आई थिंक मैंगलोर रिफाइनरी है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल है, लेकिन ऑयल एंड गैस के लिए रिलायंस इंडस्ट्री में लोग यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करते होंगे तो पता नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो टेलीकॉम और रिटेल के लिए करता हूँ। अब वो सारी चीज़ें रिलायंस के एक ही शेयर के अंदर है, एक ही स्टॉक के अंदर है, आई मीन, तो आपको वही स्टॉक परचेज़ करना पड़ता है। जैसे इन्फो एज है या कोटेक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है ये स्टॉक अभी मार्केट में। दूसरा है सेल तो यार मेरे पोजिशनल ट्रेडर्स पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। सेल में दुनिया की मतलब सुपर बाय जोन है, वो सुपर बाय जोन। मैंने इसलिए परचेज़ करा उसको, वो मेरे को नो ब्रेनर टाइप का लग रहा था। हालांकि बहुत बड़े एक्सपर्ट ने, बसंत महेश्वरी जी ने भी रिसेंटली बोला कि स्टील की साइकिल ख़त्म हो गई है। आई डोंट फकिंग केयर। इसका P2 का है यार, ये कैसे हो सकता है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। हालांकि JSW स्टील, टाटा स्टील भी अच्छी है। टाटा स्टील से तो लोग फिर भी
थोड़ा हाथ खींच रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, लेकिन JSW स्टील भी काफ़ी अच्छा है, सेल भी काफ़ी अच्छा है। और ये सारी कंपनीज 2-3 के पी पे कैसे ट्रेड कर रही हैं, आई एम नॉट श्योर। लोगों का थोड़ा कन्विक्शन हट गया स्टील साइकिल से, यही इसका रीज़न हो सकता है। वरना देखो इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसके यहाँ से डबल से ज़्यादा, डबल तो है ही एटलीस्ट, ठीक है। मिड कैप स्टॉक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आई गेट इट। थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हो गया है जब से इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक करे हैं, लेकिन आई थिंक हाफ हो चुका है ये, 52% ड्रॉप मार चुका है। और इसके ये इसके जो डेमा है ना, इसके तो डेमा बियरिश है भाई। ये देखो कैसा कर्व है ये तो एकदम नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सेल में मैं थोड़ा अलर्ट हूँ, पोजिशनल ट्रेड है और इस स्टॉक में फंस भी सकता है आदमी क्योंकि सिक्लिकल है। बट इस वैल्यूएशन पे अगर मैं स्टॉक को परचेस करता हूँ तो मुझे सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इस वजह से मैंने सेल को मेंशन करा है। टाटा पावर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 200 EMA के नीचे है, ठीक है, और इसका जो पी रेशियो है मीडियन पी के नीचे नहीं आया है। इससे बेटर EPS पे 12 के पी पे स्टॉक मिलता था उस समय। इसका जो प्राइस होता था ना 2017 अगस्त के आसपास, उसी पे मेरी बाइंग है लगभग। हालांकि मैंने लिया नहीं था तब, मैंने लिया पिछले साल था टाटा पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, फेब में, आई थिंक 21 के फेब में। उस समय 90 रुपीज़ अप्रॉक्स ही था ये, 89 की मेरी बाइंग थी। और मेरी पोजीशन टाटा पावर में काफ़ी अच्छी है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, ठीक है। ये एक बेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पे जो लोग ले रहे हैं टाटा पावर के नाम पे। थोड़ा कैपेक्स ओपेक्स वाला बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा सेटअप इस्टेब्लिश करना पड़ता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है और रिचार्जिंग स्टेशंस लगाने पड़ते हैं, ट्रांसमिशन है, ये है वो है। तो टाटा पावर वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, जिस वजह से लगता है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले 3, 7, 8 सालों में कॉमन हो जाएंगे और मतलब अच्छी सेल्स होंगी, ये सब होंगे, थोड़े ऑटो सेक्टर को भी रिवाइव कर दे शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो उस समय टाटा पावर का काफ़ी अच्छा स्कोप हो जाएगा। तो और जो उस समय से भी 5 साल पहले 6 साल पहले से इन्वेस्टेड होगा उसको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सिर्फ इस रीज़न से लोग टाटा पावर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेडर भागते हैं अडानी पावर पे, इन्वेस्टर भागते हैं टाटा पावर पे, ऐसा चल रहा है थोड़ा, ठीक है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर नहीं है एट प्रेजेंट, बट ठीक है। ऐसी कंपनीज़ को थोड़ा एनालाइज भी अलग तरीके से किया जाता है। 2-2.5% ऊपर आ गया है, इसकी वजह से 28.5% का डाउनफॉल दिख रहा है, वरना 30% ये भी टच मार चुका था, ठीक है। वॉलेटिलिटी काफ़ी है इसमें, 2.80 की है। पी रेशियो जैसे मैंने आपको बताया प्राइस टू अर्निंग अभी ज़्यादा है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे जो 230 अप्रॉक्स, जो ये इतना ईजिली नहीं ब्रीच कर रहा था। ये आप देख रहे हो 245, 241, 235, ये 30-40 की रेंज काफ़ी अच्छी थी, उसको तोड़ ताड़ के 200 के पास आ चुका है। वहाँ से मतलब 10% जो वहाँ से गिरा है अप्रॉक्स, वो काफ़ी अच्छा फॉल था। दैट इज़ टाटा पावर फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव बर्जर पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स भी काफ़ी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन, तो बर्जर पेंट्स मेरे पोर्टफोलियो में है। क्रूड ऑयल और ये सब इंफ्रा भी नहीं चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इन स्टॉक्स की पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो 800-700 पे भी थे वो भाई साहब लुढ़क गए नीचे 500-550 पे। लेकिन स्टॉक अभी भी अच्छा है, 45 का RSI है और अपने इसमें तो सारे मेरे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। ये तो एक साल में वैसे ही -27% रिटर्न दे चुका है। 52 वीक हाई से देखो तब तो और ज़्यादा होगा, 32.68, मतलब ऑलमोस्ट 33% का डाउनफॉल, जबकि 8-2.5% बढ़ा है, उसके बाद भी 33% का डाउनफॉल है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ये भी 30-35% की रेंज में डाउन है। पी रेशियो सेक्टर का 11 है, इसका 67 है। वैसे भी जो पेंट सेक्टर के स्टॉक होते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, उनमें ज़्यादा पी पुई नहीं देखना चाहिए, ठीक है। बट मीडियन पी जो इसका है 72 का, उसको ब्रीच कर चुका है, सारे अपने DMAs के नीचे है, बॉलिंजर बैंड के लोअर एच के पास आ चुका है। RSI 45 का है। RSI MFI में उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, बट स्टिल इट्स अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, दे आर डूइंग रियली गुड। ये बर्जर पेंट कराया मैंने, ठीक है, लास्ट ईयर। मनी फ्लो इंडेक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि बेरिश ही है, अभी मेरे रेडार में है, ठीक है। तो
These are the stocks. I think DMart, Titan, Bajaj Finance. These 3 are my priorities. उसके बाद आता है रिलायंस, उसके बाद आता है टाटा पावर, उसके बाद आता है बर्जर पेंट्स. लास्ट में मेरी प्रायोरिटी है एवरेजिंग करना अपने पोजिशनल ट्रेड में, विच इज़ सेल. ठीक है, सेल मुझे लगता है और 10% गिर सकता है यहाँ से, अर्ली 60s में जा सकता है, वहाँ पे देख लेंगे. मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता है, बट दिस इज़ अ रीजनेबल zone. Just be wise, stay cool. The Wisdom Witcher signing out. Goodbye now. And good night as well.